हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो, जैसे बेंजीन होती है वैसी होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसी का दूसरा नाम होता है बोराजीन भी बोल देते हैं, बोराजीन, या फिर बोराजोल भी इसका नाम होता है, बोराजोल। अब देखो, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, बेंजीन से इससे कैसे डिफर होती है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। ये होता है बेटा B3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। अब देखो यहां पे इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, सेंट्रल एटम 3 और लेटरल एटम 3 या 3 से ज्यादा हो तो साइक्लाइजेशन होता है। ये हमने पढ़ा था। देखो, ये स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यहां पर बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बैक बॉन्डिंग और उसके कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होंगे। देखो, आप ये जानते हो बोरोन होता है इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन होता है इसके पास में लोन पेयर है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो एटम, एक के पास में वेकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास में लोन पेयर प्रेजेंट हो, दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड से ऑलरेडी अटैच हो, उस कंडीशन में लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज अपने लोन पेयर को डोनेट कर देती है वेकेंट ऑर्बिटल को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस टाइप से। और यहां पर देखते हैं इसका कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p ऑर्बिटल, तो इसको क्या बोलोगे बैक बॉन्डिंग, 2p पाई 2p पाई, और 20-20 वाली बैक बॉन्डिंग चलती है। तो ये हो गया बेटा बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर बोराजीन, या फिर बोराजोल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल वाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन is a planar molecule, why? तो बेटा यहां पर आप देखो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। किस टाइप से प्लेनर मॉलिक्यूल है? हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2। नाइट्रोजन का देखेंगे यहां पर बेटा, नाइट्रोजन का देखोगे आप, नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है, अब इसका लोन पेयर को तो डोनेट कर दिया। अब सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास में, 3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। सभी किसमें प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 क्या होता है, प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री होती है, यानी एटम वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ये तो बेंजीन में होता है। देखो, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन ये होती है C6H6, इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ये ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ये भी साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहां पे देखते हैं हम, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या मिल रहा है, कार्बन का sp2 मिलता है। किसी भी कार्बन का चेक करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, लोन पेयर तो कार्बन के पास है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, इस कार्बन कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सिमिलर इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी क्या होगा, sp2। नोट कर लीजिए। अब यहां पर बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसमें सिमिलरिटी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए बेटा। कई बार तो मेडिकल में इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो क्या होता है B3N3H6। ठीक है, मिटा दें। मिटा दें इसको। अब देखिए आगे, सिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। लिखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन।
सिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या सिमिलरिटी होती है? तो एक सिमिलरिटी तो हमने देखा, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर सिमिलर होते हैं और दोनों के अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चर भी सेम होती है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की या प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। तो फर्स्ट लिखोगे बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन both are isostructural and isoelectronic। बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। फिर दोनों ही क्या होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बहुत आर प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने देखा प्रत्येक जो एटम इसमें प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी मॉलिक्यूल पूरा ही किसमें प्रेजेंट होगा? प्लेनर में। तो लिखेंगे सेकंड, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन both are planar molecules, both are planar molecules। ठीक है, साथ में दोनों के अंदर हमने देखा बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। देखो बेंजीन में देखोगे, ऐसे बना देता हूं, डिनोट कर देता हूं, ये है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे क्या अल्टरनेट प्रेजेंट है ना, पाई बॉन्ड, तो यहां पे क्या होता है? साइक्लिक रेजोनेंस। और B3N3H6 इसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर भी साइक्लिक रेजोनेंस होता है। देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है, वो किसी भी टाइप का होता है, पाई बैक बॉन्डिंग से है तो डबल बॉन्ड ही ना, पाई बैक बॉन्डिंग है। तो हम ये लिख सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन बोथ बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। लिखेंगे साइक्लिक रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन बोथ बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेटा आपको ये बताया दोनों के अंदर क्या होगा? साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। एक पॉइंट और बता देता हूं, ये दोनों प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और यहां पर बेटा सिमेट्री प्रेजेंट होती है और इसका डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। और जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम ये लिख सकते हैं बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन सर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, तो आपको ये बता देते हैं इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो होता है। प्लेनर होगा ना, देखो डायरेक्शन क्या होता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे। इस टाइप से इसकी डायरेक्शन हो। ये कैंसिल करते रहेंगे एक दूसरे को इस टाइप से। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। और जिस भी मॉलिक्यूल के लिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है बेटा वो मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर और नॉन पोलर? कैसा होगा? नॉन पोलर। बेटा मॉलिक्यूल उसकी पोलैरिटी है वो डाइपोल मोमेंट से चेक की जाती है, जबकि बॉन्ड की पोलैरिटी है वो किससे चेक करते हैं?
डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको ये बता रहे बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोथ आर non-polar molecule, both are non-polar molecules because resultant dipole moment is equal to 0। इसका resultant dipole moment कितना होगा? 0। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में बताते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। नोट कर लिया? मिटा दे। देखिए आगे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलरिटीज हमने देख ली, अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, दोनों बेंजीन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो आपको ये बताता हूं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है वो बेंजीन की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों हुआ? बेटा रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड की पॉलरिटी पर। बेंजीन में सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन है तो नॉन पोलर टाइप के बॉन्ड हो गए, जबकि वहां पर क्या होता है कार्बन बोरॉन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो बोरॉन और नाइट्रोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए, तो उसमें पोलरिटी प्रेजेंट होगी, पोलर बॉन्ड होगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो मोर रिएक्टिव होती है बेंजीन से। देखो फिर से बता देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन is more reactive than inorganic benzene is more reactive than benzene। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेंजीन में हम बात कर रहे हैं, बेंजीन में क्या होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें, इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसको अगर हम देखते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है बोरॉन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा। कैसा बॉन्ड हो गया? पोलर बॉन्ड। और वी नो दैट पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये होगा पोलर बॉन्ड, ये होता पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर बॉन्ड। दैट्स वाई इनऑर्गेनिक बेंजीन, that's why inorganic benzene is more reactive than benzene। इसलिए बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है वो बेंजीन की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर हो गया? तो कहीं पर भी बॉन्ड की पोलरिटी आ जाए तो जिसमें पोलरिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, और बताते हैं, ये नॉन पोलर बॉन्ड है और यहां पर क्या होता है पोलर बॉन्ड है। तो बेटा बेंजीन होती है ईएसआर रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन, दोनों रिएक्शन देती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर करवाते हैं। चलो पॉइंट वाइज लिख देता हूं डिफरेंस में। नॉन पोलर बॉन्ड है बेंजीन में और यहां पे क्या है पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड होने के कारण ये कौन सी रिएक्शन देती है? ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन
only show electrophilic ESR, electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, while inorganic benzene show substitution as well as addition. तो बेटा आपको ये बता देते बेंजीन होता है उसमें नॉन पोलर बॉन्ड, और नॉन पोलर बॉन्ड होने का नहीं, सिर्फ कौन सी रिएक्शन देती है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे पोलरिटी के कारण ESR तो होगी, साथ साथ में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन भी होती। तो ये नोट कर लीजिए। इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? देखो आगे, देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूं और उस रिएक्शन के बेसिस पे आपको ऑप्शन पे बताएंगे, उस ऑप्शन के बेसिस पे आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखिएगा, जैसे मैंने ये लिखा इनऑर्गेनिक बेंजीन है, NB NB। किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आपको कंसेप्ट माइंड में सेट रखना है, इसको देख रहे हैं। यह आपका एक क्वेश्चन है, यहां पर मैं इसका एक टाइप से हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं, वाटर से रिएक्ट करवा रहा हूं। तो इसमें H+ है, ये मैं देख रहा हूं किस पे अटैक करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन H+ attacks on nitrogen, only nitrogen, only boron, both nitrogen and boron, and fourth none of these। इनमें से किसी पे भी अटैक नहीं करेगा या रिएक्शन ही नहीं होगी। चलो फोर्थ वाला तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब आप बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। H+ किस पे अटैक करेगा? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रिएक्शन करना हो, तो आप यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बना है इसको मत काउंट करना। एक बार देखो, ऐसे लिख लेना इसको कि एक्स्ट्रा कोई भी एटम ऐड होता है ना, तो पाई बैक बॉन्डिंग की कंपैरिजन में आपको बताया हुआ है, पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में एक बार पाई हटा के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो ऐसे लिख लो इसको, इस टाइप से लिखा मैंने। अब इस कंडीशन में मेरे को ये बताओ, नाइट्रोजन उसके ऊपर क्या रहेगा? लॉन पेयर। ठीक है, तो यहां पे बेटा H+ है, वो किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कहां पे आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच पे। किस पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन। या ये कह सकते हो नाइट्रोजन अटैक्स ऑन H+। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बेटा इसका आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, चलो वो भी मैं करवा देता हूं। मिटा दे, देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, B3N3H6 form B3N3H4X2 by substitution of two hydrogen from this molecule या inorganic benzene। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं बाई सब्स्टिट्यूशन।
और ये सब्स्टिट्यूशन एक्स से एक्स मान लेते हैं हेलोजन है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इसमें कन्वर्ट हुआ। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल of B3N3H4X2, इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? ऑप्शन 2, 3, 4, ABCD लिख देता हूं मैं। ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। कितने पोजीशन आइसोमर होंगे? पोजीशन चेंज करनी है बस, आप ट्राई कीजिएगा अपने से। स्ट्रक्चर हम जानते हैं क्या स्ट्रक्चर होती है, ये देखिएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, अब यहां पर दो हेलोजन है। एक बार मैं मान लेता हूं इस वाली पोजीशन पे फर्स्ट और सेकंड, जैसे मैंने क्लोरीन मान लिया एक्स की जगह, जो मान लिया। बोरॉन की कौन सी पोजीशन? बोरॉन 1 और 2 पोजीशन पे, पास पास वाले बोरॉन पे, तो ये एक आइसोमर बन गया। सेकंड देखो, ये 1 और 2 पोजीशन पे, इसको 1 और 4 पोजीशन पे कर दें तो डिफरेंट पोजीशन हो गई ना। काउंट करोगे 1 और 2 यहां पर, और यहां पर आ गया तो 1 2 3 4। बोरॉन और नाइट्रोजन पे ही रखने हैं, 1 2 पोजीशन पे, फिर 1 4 पे रख रहे हैं। देखिएगा यहां पे Cl रखा, यहां पे Cl रखा, तो डिफरेंट आइसोमर बन गए। ये हो गया 2, ये 2 आइसोमर। इसके बाद में देखिएगा और आइसोमर बना रहे हैं। बेटा मैंने एक बोरॉन के फर्स्ट और सेकंड पे रखा, बोरॉन नाइट्रोजन पे लिख रहे हैं, फर्स्ट और 4 पे रखा। अब मैं दोनों ही बोरॉन पे रख देता हूं, ये भी तो पॉसिबल है कि हेलोजन वो दोनों ही बोरॉन पे प्रेजेंट हो। आइसोमर बनाने 1 और ये वाले 1 3 पोजीशन ही आएगी, अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड हो गया। एक आइसोमर और बना देते हैं जिसमें दोनों बोरॉन पे रखा, वैसे दोनों नाइट्रोजन पे रख दो, देखिएगा तो ये बेटा एक टाइप से बैक बॉन्डिंग है ना, उसी से रिलेट है। दोनों Cl पे रखा, सॉरी दोनों नाइट्रोजन पे रखा, इधर लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो कितने हो गए? 4। और पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन 2 हेलोजन से कर दिया जाए तो कितने बनेंगे? तो ये था बेटा बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। उसमें सिमिलरिटी देखी, उसमें डिफरेंस देखा, और इस टाइप के आइसोमर्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक पार्ट है बैक बॉन्डिंग का ही। इसके अंदर बेटा बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन और करवाते हैं जो बैक बॉन्डिंग से ही रिलेटेड रहेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए? चलो 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। मिटा दें इसको, लिखिए अब। इन क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? इन क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन विच इज मोर एसिडिक एंड वाई? क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन में कौन ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों? इन क्लोरोबेंजीन, सॉरी इन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन ही बेटा फॉर्म, इन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3,
इन क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म विच इज, ये होता फ्लोरोफॉर्म CH F3 विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होता है तथा क्यों होता है ये आपको बताना है। दो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। इनमें से ये बताना आपको ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। आपको ये बताया था कि ज्यादा एसिडिक वो होता है जब H+ निकलने के बाद में जो भी उसका एनाइन बचता है वो किसी भी रीजन से ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये हम जानते हैं। यहां से H+ निकला तो क्या बनेगा, ये होगा ना। क्लोरीन है, इसके पास में CCl3, इसके बारे में बता भी चुके हैं बेटा, मैं हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था इसके बारे में। इसके पास में क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज कर देते हैं, यानी एक टाइप से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं, ठीक है। और जहां पर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी वन काइंड ऑफ रेजोनेंस हैपन, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाता है वो क्या होता है, स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेकंड देखो फ्लोरोफॉर्म CH F3, ये होता है फ्लोरोफॉर्म। क्यों पॉसिबल हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है इसकी प्रेजेंस के कारण। इसमें हम देख रहे हैं ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, सेकेंड पीरियड का है, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन डज नॉट पॉसिबल। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स delocalization of electrons are not possible due to absence of vacant orbital, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। उसकी कंपेरेटिव बता रहे हैं, तो H+ निकलने के बाद में ये वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो आपको ये पूछा जाए सॉरी इलेक्ट्रॉन H+ निकलने के बाद में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरोफॉर्म का जो ये आयन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू फ्लोरोफॉर्म। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3 फ्लोरोफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में मोर एसिडिक कौन सा होगा, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। व्हाई, बिकॉज इन क्लोरोफॉर्म डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एंड इन फ्लोरोफॉर्म डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और करवाते हैं। नोट कर लिया, एक और करवाते हैं। मिटा दें, देखिए
इन कार्बन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, इन कार्बन एंड क्लोरोकार्बन, इन कार्बन ये होता है CH2, इन कार्बन एंड क्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन लिख देता हूं, डाइक्लोरोकार्बन ये होता है CCl2, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या होगा। देखो वही बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ये आपकी कार्बन है, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा क्या, हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन उसका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, फिर मैं साथ में लिख देता हूं, ये आपका डाइक्लोरोकार्बन है, इसमें क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डाइक्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन कार्बन, इट मींस ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल। और वी नो दैट, हम ये जानते हैं जो स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, कंपैरेटिव। तो पूछा जाए आपको अगर कार्बन और डाइक्लोरोकार्बन है, इनमें दोनों में आपस में कंपैरिजन पूछा है, तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन डाइक्लोरोकार्बन। और स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।